Today in our series of lectures on hepatobiliary system, we will discuss Wilson's disease. A very important topic. You guys might already be knowing about Wilson's disease. This is due to excessive accumulation of copper into liver, leading to hepatotoxicity. Hepatotoxicity. But it is not only the liver where excess of copper gets accumulated. Over a period of time, as the disease progresses, copper can deposit in any of the body organs and cause toxicity in respective organs. लेकिन पहले हम लोग कहेंगे प्राइमरली लिवर इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, लिवर में किसी भी टाइप के मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, फैटी लिवर से लेके एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हिपैटोसेलुलर कैंसर, लिवर फेलियर, ओके, और सिरोसिस। यहाँ पे एक अप्रोच डेवलप करते हैं क्योंकि बहुत सारी हिपैटिक कंडीशंस हैं जो क्लिनिकली मिमिक कर सकती हैं। जैसे मान लो एक पेशेंट तुम्हारे पास जॉन्डिस के साथ है। जॉन्डिस का मतलब अगर पेशेंट कंप्लेन करेगा तो यू विल फाइंड येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज। मैंने कहा कि ये पेशेंट क्या है, 20 ईयर मेल। ओके, कैसे अप्रोच करोगे? अप्रोच यहाँ पे कैसे करोगे? हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए आपने इस पेशेंट में ड्रग हिस्ट्री लिया, किसी भी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग की, नो सिग्निफिकेंट ड्रग हिस्ट्री, तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे पेशेंट को। उसके पहले एग्जामिन कर लेते हैं। एग्जामिन किया तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, इक्टरस वाज प्रेजेंट। व्हाट एल्स? On per abdominal examination, we will say there can be non-tender hepatomegaly. Suppose these are findings of the patient. Definitely, you will like to investigate this case. Investigation में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। सीरम बिलिरुबिन, क्लिनिकली भी इक्टरस है तो बिलिरुबिन तो ज्यादा आना ही है, और मैंने कह दिया यहाँ पे ALT भी इंक्रीज है, AST भी इंक्रीज्ड है, मतलब हिपैटोसेलुलर डैमेज भी हो रहा है, हिपैटिक कॉज ऑफ जॉन्डिस, और ALT इज ग्रेटर देन AST। अब काफी सारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। एक बार को यहाँ पे अल्कोहलिक लिवर डिसीज भी सोच सकते हो, लेकिन तब तक अल्कोहलिक लिवर डिसीज नहीं बोलोगे इसको जब तक पेशेंट एक्सेप्ट ना कर दे। किसी को फालतू में बदनाम नहीं करना है। अल्कोहल की हिस्ट्री मिल रही है तो अल्कोहलिक डिसीज होगा, नहीं मिल रही तो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर वायरल मार्कर्स टू रूल आउट वायरल हेपेटाइटिस। सपोज दीज मार्कर्स केम आउट टू बी नेगेटिव। क्या बचा? अब कुछ ही कॉजेज बचे हैं जो 20 इयर्स ओल्ड मेल में हो सकते हैं। उनमें से कुछ जैसे विल्सन्स डिसीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ओके, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, विल्सन्स डिसीज। तो एक केस सिनेरियो दिया मैंने कि कोई पेशेंट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, वायरल मार्कर्स नेगेटिव है, कोई अल्कोहल की इंटेक नहीं है, कोई ड्रग इंटेक नहीं है। यू माइट थिंक अबाउट विल्सन्स डिसीज और आगे चल के इन्वेस्टिगेशंस करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। कितना कॉपर होता है बॉडी में, 60 to 100 मिलीग्राम। कितना डेली ओरल इंटेक होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 मिलीग्राम। लगभग 1 मिलीग्राम डेली एब्सॉर्ब होता है। विल्सन्स डिसीज एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट एक्वायर्ड liver condition, this is genetic hereditary problem। कुछ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेरिडिटरी है तो किसी ना किसी क्रोमोसोम पे किसी ना किसी जीन डिफेक्ट से हो सकता है, तो क्रोमोसोम क्या है, 13q। जीन कौन से इन्वॉल्व है, ATP7B। ATP7B जीन क्या करता है, कुछ आपके कॉपर पंप्स को बनाने में हेल्प करता है, और ये कॉपर पंप्स लिवर से कॉपर को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसका मतलब अगर ATP-B जीन डिफेक्ट होगा तो लिवर से कॉपर का एक्सक्रीशन कम हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, कॉपर ज्यादा से ज्यादा लिवर में डिपॉजिट होगा। एक बार कॉपर लिवर में डिपॉजिट हो गया, लिवर सैचुरेटेड होगा, तो अब ये एक्सेस ऑफ कॉपर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, और जहां जहां पे डिपॉजिट होगा वहां पे टॉक्सिसिटी कर सकता है। बीइंग ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन, ज्यादातर ये कैसे प्रेजेंट करेगा, होमोजाइगस स्टेट में। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है तो किन लोगों में इसके होने की, मैनिफेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? जहां पे हिस्ट्री ऑफ कंसैंग्यूनिटी मिलती है, हम लोग कहेंगे मैरिज इन ब्लड रिलेशंस।
अगर बेसिक की बात करें तो हम लोग कहेंगे प्राइमरीली कॉपर विल फर्स्ट ओवरलोड योर लिवर, राइट, एंड इट कैन कॉज एनी टाइप ऑफ हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आईज में कॉपर डिपॉजिट हो सकता है, ब्रेन में कॉपर डिपॉजिट हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, जॉइंट्स वगैरह में हो सकता है। आगे चल के हम लोग इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहेंगे जिसमें सेरेब्रोप्लाज्मिन, लिवर बायोप्सी, जेनेटिक स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एक बार फिर से बेसिक्स की। हेरिडिटरी डिसीज, क्रोमोसोम नंबर 13q, जीन इन्वॉल्व्ड इज ATP7B। अब यहाँ पे केवल एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि लिवर से कॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, एक और प्रॉब्लम है। कॉपर अगर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है तो दैट इज वाया कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, दैट इज सेरुलोप्लाज्मिन। एक और प्रॉब्लम ये है कि कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन से बाइंड नहीं हो पाता। तो हम लोग यहाँ पे याद कैसे करेंगे? हम लोग मान लेते हैं कॉपर एंड सेरुलोप्लाज्मिन आर इन ट्रू लव, दे आर एज अ कपल एंड दे हैव रियल लव बिटवीन देम। Copper loves ceruloplasmin and in return ceruloplasmin also loves copper, म्यूचुअल है। लेकिन अगर यहाँ सेरुलोप्लाज्मिन बाइंड नहीं कर सकता कॉपर से, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों सुसाइड कर लेंगे, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के बिना। हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड में कॉपर भी खत्म हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, और सेरुलोप्लाज्मिन का भी लेवल ड्यू टू डिक्रीज्ड हाफ लाइफ कम हो जाएगा। सेरुलोप्लाज्मिन विल आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ से हम लोग कुछ अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ चलते हैं कि आखिर में होगा क्या। पहली चीज हम लोगों ने क्या कहा? प्रॉब्लम कहाँ है? बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर। कॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, ओके, देयर इज फेलियर ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर क्या होगा? लिवर में डिपॉजिट करेगा, आगे चल के बाकी ऑर्गन्स में भी डिपॉजिट करेगा, और हम लोग कहेंगे दिस विल लीड टू हेपेटोटॉक्सिसिटी। व्हाट एल्स? Copper cannot get incorporated into ceruloplasmin। इससे क्या होगा? ना कॉपर सरवाइव करेगा ना सेरुलोप्लाज्मिन। सीरम कॉपर will decrease over period of time and serum ceruloplasmin will also decrease। तो हम लोग क्यों ये सब पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हम लोगों को स्क्रीनिंग में सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल करवाना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब कुछ सिमिलर डिसीजेस को हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि कई सारे डिसीजेस को हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे कवर कर सकें या रिवाइज कर सकें। विल्सन्स डिसीज, कॉपर ओवरलोड होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? ATP7B जीन। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव। कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देन हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ओवरलोड। जीन इन्वॉल्व्ड इज HFE जीन, क्रोमोसोम नंबर 6। तो यहाँ पे कॉपर ओवरलोड से लिवर डैमेज है, यहाँ से आयरन ओवरलोड। लेकिन यहाँ पे कॉपर और आयरन केवल लिवर में ही डिपॉजिट नहीं होंगे, बॉडी के और भी ऑर्गन्स में डिपॉजिट होंगे। मेंकीज डिसीज मेन में होगी, ओके, और यहाँ पे कॉपर कम होगा। यहाँ पे ATP7B जीन था, यहाँ पे ATP7E जीन। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और जाहिर सी बात है ये मेल्स में प्रेजेंट करेगा along with mental retardation। मेन वैसे भी मेंटली रिटार्डेड ही होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन एंड किंकी हेयर। The last thing over here is ICC, Indian Childhood Cirrhosis। विल्सन डिसीज में कहीं पे इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ कॉपर नहीं था, कॉपर ज्यादा डिपॉजिट हो गया इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल कॉपर इनटेक, बट इन आईसीसी कॉपर इनटेक माइट बी हाई। कहीं पे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कॉपर यूटेंसिल्स ज्यादा यूज होते हैं जिसकी वजह से फूड में ज्यादा कॉपर मिल सकता है। दिस एक्सेस ऑफ कॉपर कैन क्रिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो एक बार फिर से हम लोग दो कंडीशंस को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव Wilson's disease, excess of copper, gene involved is ATP7B gene। Then second thing is Menkes disease। Menkes disease यहाँ पे क्या है? कॉपर कम है, जीन इन्वॉल्व इज ATP7A जीन। बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि लिवर से कॉपर एक्सक्रीट नहीं होगा,
और कॉपर सेल्यूलोप्लाज्मिन से बाइंड नहीं होगा। इसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देख लिया था, कॉपर भी डिमिनिश हो जाएगा, सेल्यूलोप्लाज्मिन भी कम हो जाएगा। अब देखो कॉपर कहाँ पे कम हो जाएगा, कॉपर ब्लड में कम हो जाएगा। कॉपर ब्लड में कम हो गया तो कहीं तो जाएगा, एक्सेप्ट कॉपर एवरीवेयर एल्स लेवल ऑफ कॉपर विल इंक्रीज। ब्लड में कॉपर कम हो गया, बाकी सभी जगहों पे इंक्रीज कर गया। एक तो लिवर में मतलब टिश्यूज में कॉपर डिपॉजिट हो गया, पहले लिवर में हिपेटोटॉक्सिसिटी, फिर धीरे धीरे और असेंडिंग ऑर्डर में बाकी ऑर्गन्स में, जैसे मैंने कह दिया आईज में केएफ रिंग वगैरह मिलेगा, ब्रेन में। तो धीरे धीरे कॉपर डिपोजिशन ऊपर के ऑर्गन्स में होता है। फिर हम लोग कह देते हैं कॉपर ब्लड में कम है बट यूरिन में ज्यादा होगा, तो ब्लड के सिवा हर जगह ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यूरिन में भी 24 आवर कॉपर एक्सक्रीशन विल इंक्रीज। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आगे चल के इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ब्लड में कॉपर कम है, बाकी हर जगह पे कॉपर ज्यादा है, चाहे वो टिश्यूज हो चाहे वो यूरिन हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कॉपर कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकता है, प्राइमरली इन लिवर। वंस लिवर गेट्स सैचुरेटेड विद हाई अमाउंट ऑफ कॉपर, तो इससे ज्यादा लिवर कॉपर एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। अब बाकी ऑर्गन्स में भी कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। एज अ निमोनिक मैं ऐसे डिस्कस करूंगा कि पहले लिवर में होगा, फिर उसके ऊपर वाले ऑर्गन्स में होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं जहां पे मेजर मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं। आई में यू कैन गेट केएफ रिंग, राइट, इट विल नॉट क्रिएट विजुअल डिस्टर्बेंस। ये सिंपली क्या होगा, एक्सेस ऑफ कॉपर कॉर्निया की डेसिमेट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा, डेसिमेट मेम्ब्रेन। देखेंगे भी स्लिट लैम्प से। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सनफ्लावर कैटरेक्ट। कैसे याद करोगे, बहुत सी जगहों पे बहुत सारे कैटरेक्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कैसे याद करोगे, तो विल्सन को लिखो, तो विल्सन को ऐसे लिख सकते हो और सन को ऐसे लिख सकते हो और सन को कंप्लीट कर दो सनफ्लावर। सो विल्सन्स डिसीज में यू विल फाइंड सनफ्लावर कैटरेक्ट, ये विजन को डिमिनिश कर सकता है। सीएनएस में केवल न्यूरोसिस नहीं होगी, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस होंगे। साइकोसिस होगा मतलब इनसाइट एब्सेंट होगा, न्यूरोसिस में इनसाइट तो कम से कम प्रेजेंट होगा। तो हम लोग देखेंगे न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस। इसके अलावा आर्थराइटिस हो सकता है, मैनिफेस्टेशन सिमिलर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है नहीं, हम लोग कह देंगे सीडो ऑस्टियोआर्थराइटिस। और रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन भी हो सकता है, इवन ग्लोमेरुलस भी डैमेज हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, पेशेंट में हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। तो रीनल डैमेज, हीमोलिटिक एनीमिया को हम लोग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट केएफ रिंग। कैसे मिलेगा, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, कभी कभी नेकेड आई से भी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखे हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, जहां जहां पे भी कॉपर एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज और देखते हैं, फिर समराइज करते हैं। मैंने कह दिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिवर सेल्स डैमेज होंगे, राइट, हिपेटोटॉक्सिसिटी है, लिवर सेल्स डैमेज होंगे तो एक्सेस ऑफ कॉपर ब्लड में रिलीज होगा, तो ब्लड में फ्री कॉपर रिलीज होगा। फ्री कॉपर कैन बी टॉक्सिक टू मेनी ऑर्गन्स व्हिच इंक्लूड्स आरबीसीज। आरबीसीज डैमेज होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज हेमोलिसिस। हेमोलिसिस हो गया, हीमोग्लोबिन कम मिल गया, ऐसे लोगों में एनीमिया मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इम्यून रिएक्शन नहीं है हेमोलिसिस में, तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, और इसीलिए कून्स टेस्ट नेगेटिव होगा, एज सिंपल एज दैट। एक्सेस ऑफ कॉपर कैन डैमेज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, किडनी तक पहुंच गया। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में अगर डैमेज होगा तो इट कैन लीड टू टाइप 2 आरटीए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ज्यादा से ज्यादा बाइकार्ब का लॉस हो सकता है यूरिन में, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, हम लोग कह देते हैं प्रॉक्सिमल आरटीए। यहाँ पे अगर कुछ डैमेज हो रहा है, इट कैन लीड टू फैंकनी सिंड्रोम। फैंकनी सिंड्रोम का मतलब आगे चल के कि ज्यादातर चीजों का लॉस हो रहा है, जैसे यहाँ पे एमिनो एसिड निकल गया, एमिनो एसिड यूरिया, ग्लूकोज निकल गया, ग्लूकोज यूरिया।
ओके, फैंकनी सिंड्रोम हम लोग आगे चल के और डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे मैनिफेस्टेशन हैं। तो लिवर की अगर हम लोग बात करें तो लिवर में किसी भी टाइप के मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं E to Z। आईज की बात करें हम लोगों ने क्या कहा है, KF रिंग एंड सनफ्लावर कैटरेक्ट। अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में प्राइमरीली लेंटिकुलर न्यूक्लियस, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, यहाँ सब ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट होगा कॉपर। तो हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पे, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस। अभी हम लोग देखेंगे न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा जॉइंट्स की बात करिए तो सीडो ऑस्टियोआर्थराइटिस। बाकी ऑर्गन्स के भी इन्वॉल्व होने से मैनिफेस्टेशंस मिल ही रहे हैं। जैसे ब्लड की बात किया जाए तो इट कैन कॉज हेमोलिसिस। किडनी की बात किया जाए RTA टाइप 2, फैंकनी एनीमिया, फैंकनी सिंड्रोम सॉरी फॉर किडनीज। हम लोगों ने ज्यादातर ऑर्गन्स को कवर कर लिया है, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। बट मैं चाहूंगा यहाँ पे बात करना कुछ और प्रॉब्लम्स की, जैसे न्यूरोविल्सन। हम लोगों ने कहा ज्यादातर कहाँ पे डिपॉजिट होगा, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, बेसल गैंग्लिया एंड इवन सेरिबेलम, सबस्टेंशिया नाइग्रा। अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा इन्वॉल्व हुआ है तो क्या हो सकता है, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स। और जब पार्किंसन पढ़ते हैं तो एक निमोनिक पढ़ते हैं, दैट इज ट्रेप। पार्किंसंस डिसीज में भी जो पहला सिम्टम होता है दैट इज ट्रेमर। तो यहाँ पे न्यूरोविल्सन का भी जो पहला सिम्टम होगा वो ट्रेमर होगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक स्पेशल टाइप के ट्रेमर होंगे, यू कॉल देम विंग बीटिंग ट्रेमर्स। इसके अलावा पोस्चर चेंजेस हो सकते हैं, डिस्टोनिया, इनकोऑर्डिनेशन एटसेट्रा। तो ये न्यूरोविल्सन का पार्ट है। अभी यहाँ पे साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस बच गए हैं। तो साइकेट्रिक में क्या हो सकते हैं, जैसे इंपल्सिव हो सकता है पेशेंट, राइट, और क्या हो सकता है, इमोशनल लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो इनसाइट एब्सेंट होगा, कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया है, क्लिनिकल फीचर्स। लेट्स मूव अहेड। कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे इस केस को, राइट। इससे पहले एक और तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर KF रिंग प्रेजेंट है, राइट, तो क्या ये कंफर्म है विल्सन डिसीज है कि नहीं। दूसरी चीज क्या है, अगर KF रिंग न्यूरोविल्सन है तो कितने परसेंट चांस में KF रिंग होगा। हेपेटिक विल्सन है, मतलब अभी न्यूरोविल्सन नहीं हुआ है, तो कितने परसेंट चांस है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। तो एक निमोनिक लेते हैं, कॉपर असेंडिंग ऑर्डर में डिपॉजिट हुआ, पहले लिवर में, फिर आईज में, फिर ब्रेन में, कुछ ऐसे करके याद करते हैं। और निमोनिक ऐसा कुछ है, कॉपर मेजर 3 ऑर्गन में डिपॉजिट होगा, कॉपर बेल, कॉपर बेल। तो हम लोग कहेंगे पहले लिवर में, फिर आईज में, फिर ब्रेन में, और असेंडिंग ऑर्डर हो गया है ना। तो मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे सोल है, आत्मा वाली सोल है, तो अम्बिलिकस कहाँ पे होगा, 50% हाइट पे। लिवर कितने परसेंट हाइट पे होगा, लगभग 60%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रेन कितने हाइट पे होगा, ब्रेन तो ऐसे बहुत कम होता है, अगर होगा तो मैंने कह दिया टोटल हाइट के 90% या 95% की हाइट पे क्या होगा, ब्रेन होगा। तो KF रिंग कितने परसेंट चांस में हेपेटिक विल्सन में मिलेगा, KF रिंग के मिलने के चांसेस है 60%। न्यूरोविल्सन में KF रिंग के मिलने के चांस है 90 to 95%। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि कॉपर एक तो असेंडिंग ऑर्डर में डिपॉजिट होगा, और कॉपर बेल, ये 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, कुछ इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में। अम्बिलिकस बीच में है, लिवर आपके 60% पे है, ब्रेन आपकी 90% ऑफ हाइट पे है। तो जो KF रिंग के मिलने के चांसेस हैं वो भी इसी प्रोपोर्शन में हो। तो काफी सिंपल है याद करना कि KF रिंग कितने परसेंट केसेस में मिलेगा न्यूरोविल्सन और हेपेटिक विल्सन में। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या KF रिंग विल्सन डिसीज के लिए स्पेसिफिक है, नॉट स्पेसिफिक। KF रिंग और भी जगहों पे मिल सकते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया ये लिवर है, अगर मान लो मैंने कह दिया कॉपर का एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, ओके, समवेयर इन बाइल, तो क्या होगा, कॉपर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही कॉपर आईज में डिपॉजिट होगा और KF रिंग मिलेंगे। तो विल्सन डिसीज में तो KF रिंग मिलेगा। और भी पॉलीस्टैटिक कंडीशन,
जहां पे कोई ना कोई एक्सक्रीटरी डिफेक्ट है, कॉपर छोड़ो पूरा बाइल जूस ही नहीं पास हो पा रहा है, हम लोग क्या कहेंगे, अदर कॉजेज में प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज है। तो इसका क्या मतलब है, केएफ रिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि विल्सन्स डिसीज है। हाँ, विल्सन्स डिसीज में केएफ रिंग मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूरोविल्सन की भी बात कर लिया था और यहाँ पे केएफ रिंग और हेपेटिक और न्यूरोविल्सन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज देख ली थी। इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे इस केस को? तो शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरम सेलुलोप्लाज्मिन विल गो डाउन। ट्रू लवर्स थे, कॉपर और सेलुलोप्लाज्मिन बाइंड नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए, तो दोनों खत्म हो गए। कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड में तो कम हो गए थे, लेकिन टिश्यूज में और यूरिन में कॉपर का लेवल इंक्रीज हो गया। So we can estimate this copper level in urine also, in tissues also. Genetic testing आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है और हम लोग क्या देखना चाहेंगे, ATP7B जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 13। MRI में न्यूरो इमेजिंग की बात करेंगे, कुछ इमेजिनरी डायग्राम बना सकते हो अपने दिमाग में, फेस ऑफ जायंट पांडा और मर्सिडीज बेंज साइन। I have also recently purchased the Mercedes. Okay, I will show you in later part of the lecture. Slit lamp examination से क्या कर सकते हो, कैटरेक्ट भी देख सकते हो और दूसरी चीज क्या देख सकते हो, केएफ रिंग्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर सीरम सेलुलोप्लाज्मिन की मैं बात करूं तो कितना नॉर्मल लेवल होता है, यहाँ पे लेवल ज्यादा होगा कि कम होगा, लेवल यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। तो नॉर्मल कितना है, 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कब कहोगे कि यहाँ पे प्रोबेबली विल्सन्स डिसीज है, तो सीरम सेलुलोप्लाज्मिन विल डिक्रीज, कितने से कम हो गया, लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कॉपर का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, कॉपर टिश्यूज में ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो देख लेते हैं, 24 आवर यूरिनरी कॉपर विल बी मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ज्यादा है। थर्ड, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिवर बायोप्सी किया, तो लिवर बायोप्सी में मुझे क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड कॉपर। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि कॉपर ज्यादा है, इट माइट बी विल्सन्स डिसीज इफ कॉपर इज ग्रेटर देन 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिवर। लेकिन आजकल का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, लिवर बायोप्सी नहीं, ओके, क्योंकि ये क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। यू कैन गो फॉर जेनेटिक टेस्ट, जिसमें आपने देखना है ATP7B जीन। ये हमारे पास कुछ बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हो गए, ओके, फ्रॉम सीरम सेलुलोप्लाज्मिन टू केएफ रिंग टू 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन लिवर बायोप्सी। अभी मैं MRI ब्रेन को छोड़ दिया हूँ। दिस इज योर केएफ रिंग एंड दिस इज योर स्लिट लैम्प। हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, केएफ रिंग इन रिलेशन टू कोलेस्टेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर नहीं निकल रहा है, बाइल नहीं निकल रहा है, तो सब में केएफ रिंग मिल सकता है। तो विल्सन्स डिसीज भी हो गया, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस भी हो गया, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी हो गया। अगर एक्सक्रीटरी डिफेक्ट है, चाहे कॉपर नहीं एक्सक्रीट हो रहा है या बाइल नहीं फ्लो कर रहा है, तो विल्सन डिसीज कैन बी, सॉरी, केएफ रिंग कैन बी प्रेजेंट। एक क्वेश्चन लेते हैं, इतना डिस्कस करने के बाद तो तुम लोग बता ही दोगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ विल्सन्स डिसीज एक्सेप्ट hemolytic anemia, yes, Coombs negative, टेस्टिकुलर एट्रोफी की कहीं बात नहीं हुई, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, कोरिया, अगर बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व है, खासकर कॉर्डिक न्यूक्लियस, पेशेंट माइट सफर फ्रॉम कोरिया, मिलता भी है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस, कुछ भी हो सकता है। टेस्टिकुलर एट्रोफी ये नहीं। ये किसमें मिलेगा, अगर स्टोरेज रिलेटेड डिसीज में बात करें तो हीमोक्रोमैटोसिस में मिलेगा, आगे चल के देखेंगे। व्हाट एल्स? अब ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा है, जिंक दे सकते हैं, ट्राइंटीन दे सकते हैं, डिपेंसिलामिन, टेट्राथायोमोलिब्डेट, ये सब क्या है, चिलेटिंग एजेंट है, ये कॉपर को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। जिंक भी कुछ ऐसे ही करेगा, लेकिन जिंक डुअल मैकेनिज्म से काम करेगा। तो क्या ट्रीटमेंट खत्म हो गया? कुछ मीम यूज करते हैं, अभी थेरेपी खत्म नहीं हुई है, राइट। मुन्ना भाई यहाँ पे आ गए हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन और बचा है जो कि और इम्पोर्टेंट है कि कब जिंक देंगे, कब कुछ और देंगे, क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पे जिंक एवरग्रीन, जिंक कभी भी दे सकते हो विल्सन्स डिसीज में, इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में जिंक दे सकते हो ताकि आगे चल के कॉपर का ओवरलोड ना हो।
मैंने कह दिया कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस है तो भी दे दिया, डीकॉम्पेंसेटेड है तो भी दे दिया, न्यूरोविल्सन है तो भी दे दिया। तो एक्चुअली दिस इज थेरेपी ऑफ चॉइस। लेकिन अगर हम लोग बात करें थेरेपी ऑफ चॉइस इन टर्म्स ऑफ चिलेटिंग एजेंट, तो अब डिपेंसिलामिन नहीं है, अब क्या है, ट्रांटीन। पहले डिपेंसिलामिन मिलता था, ट्रांटीन मिलता नहीं था, किसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग से मिल जाता था। ओके, जैसे कोविड में रेमडेसिविर। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे एक तो एक्सेस ऑफ कॉपर, अगर जिंक दे रहे हो तो एब्जॉर्ब नहीं हो। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चैनल से एब्जॉर्ब होते हैं, जिंक और कॉपर, दैट इज डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। तो अगर जिंक भी होगा, कॉपर भी होगा, तो जिंक एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉपर विल नॉट गेट एब्जॉर्ब। और दूसरी चीज, जिंक जो है हिपैटिक सेल्स में मेटेलोथायोनीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, तो लिवर कैन सीक्वेस्टर मोर ऑफ कॉपर। ओके, जिंक 50 मिलीग्राम TDS। जिंक का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, इट हैज टू बी गिवन इन पेशेंट्स ऑफ विल्सन्स डिसीज। बाकी आपके पास डीपेनिसिलामीन है करीब 1 ग्राम पर डे in 3 to 4 divided doses, and then you have cyprine, this is trantine nowadays 1 gram per day के आसपास, this is drug of choice। लेकिन ये दोनों चिलेटिंग एजेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन न्यूरोविल्सन। तो न्यूरोविल्सन में देंगे क्या? न्यूरोविल्सन में टेट्राथायोमोलिडेट देंगे, टेट्राथायोमोलिडेट। This is reserved drug for neurovilson. Again, not available in India. तो हम लोग क्या करेंगे? जिंक ही देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स है, जैसे जब हम लोग एल्कोहलिक लिवर डिसीज पढ़ते थे तो मैड्रीज डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन पढ़ते थे, मैड्रीज डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन DF। तो अल्कोहल पी के लोग मैड हो जाते हैं, तो ऐसे हम लोग याद करते थे। वहां पे हम लोग इसलिए करते थे इसको ताकि ये डिसाइड कर पाए वेदर टू गो फॉर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दैट इज स्टेरॉइड और नॉट। यहाँ पे हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग ये बता सकें वेदर मेडिकल ट्रीटमेंट इज एनफ और यू नीड टू गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर स्कोर 7 से कम है, मेडिकल ट्रीटमेंट इज गुड एनफ। अगर 9 से ज्यादा हो गया, नाउ इट इज राइट टाइम टू गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इसके कुछ क्या होंगे? पैरामीटर्स होंगे, कुछ स्कोर्स होंगे। क्या? 3 पैरामीटर्स हैं, उसको याद कर लेते हैं। उसके लिए निमोनिक है, विल्सन हैज गॉट नेस्टी प्रोग्नोसिस। एक्चुअली विल्सन की प्रोग्नोसिस नेस्टी ही है। ओके, तो अगर ग्रामर पे ना जाओ, यू कैन राइट विल्सन हैज विल्सन डिसीज। तो किस चीज का निमोनिक है ये भी जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज निमोनिक अलग याद रहेगा, क्वेश्चन अलग याद रहेगा, आंसर अलग याद रहेगा, बाद में जान ही नहीं पाओगे किस चीज का निमोनिक था। नेस्टी प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? हम लोग क्या कह रहे हैं? नेजर्स प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स, नेजर्स प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स लिख लेते हैं, नेजर प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? 3 पैरामीटर्स क्या है, यहां से हम लोग ले लेते हैं। एक तो सीरम बिलिरुबिन लिखेंगे, दूसरा हम लोग इतना पार्ट ले लेते हैं, हैज गॉट SGOT। तीसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? PR इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन PR। सो ये 3 पैरामीटर्स होंगे, सीरम बिलिरुबिन, SGOT एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर 9 से आज ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे? लिवर ट्रांसप्लांट। अभी कुछ और चीजें बची हैं, हम लोग न्यूरो इमेजिंग करा सकते हैं। न्यूरो इमेजिंग मैंने तुम्हें बताया था मर्सिडीज डेथ साइन, एंड आई हैव रिसेंटली गॉट अ मर्सिडीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एक तो हमारे पास क्या हो गया? ट्राइडेंट साइन, दैट इज मर्सिडीज ब्रेन साइन, और दूसरा है फेस ऑफ जायंट पांडा इन मिड ब्रेन। तो देखते हैं, किसी की हाइट ऑफ इमेजिनेशन है कि यहाँ पे जायंट पांडा है, यहाँ पे भी जायंट पांडा जैसा कुछ दिख रहा है। तो जायंट पांडा के ईयर, माउथ और क्या आईज कैसे कैसे बने होंगे? सुपीरियर फॉलिकुलस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, टेगमेंटम एंड रेड न्यूक्लियस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। दूसरी चीज, यहाँ पे पॉन्स में इस तरीके की हाइपोडेंसिटी मिलेंगी, हम लोग कह देते हैं मर्सिडीज साइन और ट्राइडेंट साइन। रिसेंटली आई हैव आल्सो गॉट अ मर्सिडीज पिक्चर एंड हियर इट इज। ओके, सो बाय दिस वे वी हैव अंडरस्टूड होल ऑफ विल्सन्स डिसीज। काफी सिंपल लगा होगा, काफी हम लोगों ने यहाँ पे निमोनिक्स देख लिए,
काफी अप्रोचेस देख लिया। मुझे उम्मीद है इतने निमोनिक्स और इतने मीम्स के थ्रू तुम लोगों को ये कंप्लीटली मेमोराइज हो गया होगा, राइट। आई होप कि तुम लोग इस टॉपिक को लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट डिसीज मिलते हैं हीमोक्रोमैटोसिस। बाय बाय, टेक केयर।